रूस एक नया वस्तु वर्गीकरण तरीका लागू करेगा जिससे चीन से आने वाले स्लाइडिंग डोर एक्सेसरीज पर आयात कर दर 0% से बढ़कर 55.66% हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मॉस्को ने काफी सहन कर लिया है, इसीलिए वह व्यापार पर एक अनोखे प्रकार के शुल्क लगाकर सख्ती कर रहा है। अब रूस चीन के खिलाफ हो रहा है और यह सब डोनाल्ड ट्रंप की मास्टर प्लान का हिस्सा है। ओवल ऑफिस में लौटने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ खुलकर नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में बहुत से लोगों ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को के साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा है। वह रूस और चीन के बीच दरार डालना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण सहयोगी को अपनी ओर करके सीसीपी की वैश्विक ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। अब यह निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है और जितना पागलपन भरा यह विचार लगता है, यह काम करना शुरू भी हो गया है। और अब रूस ने चीन पर टैरिफ भी लगा दिए हैं, जो पहले असंभव माना जाता था। इस वीडियो में हम ट्रंप के पागलपन भरे प्लान की पूरी जानकारी में उतरेंगे और देखेंगे कि यह आपके अनुमान से कहीं ज्यादा सफल होने की संभावना क्यों रखता है। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ट्रंप चीन को इतना अलग थलग क्यों करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका चीन की लगातार बढ़ती आर्थिक ताकत को सीमित करना चाहता है। साल 2024 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद 5% की दर से बढ़ी, जो अमेरिका की 2.8% वृद्धि से काफी ज्यादा थी। ट्रंप इसका कुछ हद तक दोष चीनी सामानों को देते हैं जो सस्ते हैं और इसी वजह से अमेरिकी सामानों को पछाड़ देते हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। इसी वजह से पूरे 2025 में उन्होंने चीन के खिलाफ कई टैरिफ लगाए हैं, जिनमें से कुछ 245% तक भी पहुंचे हैं। इन टैरिफ्स की वजह से चीनी उत्पाद महंगे हो जाते हैं, जिससे लोग अमेरिकी सामान खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। कम से कम सिद्धांत रूप में इससे चीन की व्यापारिक धोखाधड़ी के बावजूद सभी के लिए बराबरी का मैदान तैयार होता है। अब इस पूरे वीडियो के बारे में मेरी एक गंभीर चेतावनी है। यह विषय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए संवेदनशील है और इसी वजह से मुख्यधारा की मीडिया इस पर ज्यादा बात नहीं करती। असल में बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करते। तो अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो वीडियो की काफी मदद होगी। इससे सच में फर्क पड़ता है, खासकर क्योंकि YouTube आमतौर पर मुख्यधारा की सामग्री को बढ़ावा देता है और संवेदनशील वीडियो, खासकर जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते हैं, उन्हें हमेशा आगे नहीं बढ़ाता। याद रखिए, सिर्फ एक लाइक भी इस सच्चाई को बाहर लाने में बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि वे अकेले चीन को नहीं रोक सकते। उन्हें दूसरे देशों की जरूरत है जो उनके साथ मिलकर चीन के लिए अपने सामान बेचने या संसाधन हासिल करने को मुश्किल बना सके। यहीं पर रूस की भूमिका आती है। अगर ट्रंप रूस को चीन के खिलाफ कर सकते हैं तो यह एक बड़ी जीत होगी जो सीसीपी और बीजिंग को काफी कमजोर कर देगी। यह सब कहने के बाद साफ सवाल यह है कि रूस कभी चीन के खिलाफ क्यों जाएगा। आखिरकार रूस और चीन दिखने में अटूट साझेदार हैं। सालों से वे पश्चिम के खिलाफ मिलकर काम करते आ रहे हैं। उन्होंने व्यापार समझौते किए हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और कई दोस्ताना संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जब दोनों देशों के बीच व्यापार आसमान छू रहा है तो उनकी साझेदारी और भी मजबूत हो गई है। सच कहूं तो किसी और समय यह योजना मजाकिया लगती, लेकिन यह 2025 है और रूस मुश्किल में है। पुतिन अब बहुत ज्यादा हताश हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी योजना का समय बिल्कुल सही चुना है। यह समझने के लिए कि रूस ऐसा क्यों कर सकता है, चलिए पहले संभावित दबाव वाले कारणों को देखते हैं और फिर हम आकर्षण वाले कारणों पर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत के लिए रूस की अर्थव्यवस्था चीन की पकड़ में फंसी हुई है और यह पुतिन के लिए असहज होता जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को पश्चिमी देशों से 16,000 से ज्यादा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। यूरोप के साथ इसका व्यापार लगभग खत्म हो गया है और अब यह चीन पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, जहां द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 245 अरब तक पहुंच गया है। रूस चीन को गैस, तेल और कोयला निर्यात करता है। प्रतिबंधों के कारण रूस कहीं और से तकनीक और मशीनरी नहीं मंगा सकता, इसलिए वह इन्हें चीन से आयात करता है। लेकिन इस निर्भरता की एक कीमत चुकानी पड़ती है। चीन को अब बढ़त मिल गई है। वह अक्सर रूसी संसाधनों को भारी छूट पर खरीदता है और रूसी बाजारों में सस्ते सामान भर देता है। मार्को रूबियो, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री, ने यहां तक कि सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर रूस खुद को आजाद नहीं करता तो वह चीन का जूनियर पार्टनर बन सकता है। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं
कि यह पुतिन और दुनिया के सामने कैसी तस्वीर पेश करता है। चीन भी बिल्कुल सबसे अच्छे दोस्त जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है और रूस इसे महसूस कर रहा है। देखिए, रूस एक नई गैस पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया 2 के लिए जोर दे रहा है ताकि वह चीन को और अधिक गैस भेज सके। यह मॉस्को के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन चीन इसमें टाल मटोल कर रहा है, जिससे रूस परेशान है। इसी बीच वे तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ ऊर्जा समझौते कर रहे हैं, जिससे रूस को खुद को एक बैकअप विकल्प जैसा महसूस हो रहा है। मॉस्को का गर्व आहत हो रहा है और उसे यह पसंद नहीं है कि वह एक ऐसे ग्राहक पर निर्भर रहे जो अपनी शर्तें चलाता है। इसके अलावा पुतिन निराश हैं क्योंकि बीजिंग रूस को सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक समर्थन देने में सतर्कता बरत रहा है। उदाहरण के लिए चीनी बैंकों ने पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए 2024 में रूस में $10 अरब के निवेश वापस ले लिए। इस आधे अधूरे समर्थन से रूस को यह सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या चीन वाकई उसका साथ दे रहा है। अगर दूसरे बाजार खुलते हैं तो रूस यह तय कर सकता है कि उसके लिए ऐसे साझेदार ढूंढना बेहतर है जो असली प्रतिबद्धता दिखाते हों। इतिहास भी एक और संवेदनशील होता है और इसी ने रूस को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। 1800 का दशक में जब चीन कमजोर था, रूस ने चीन से 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन छीन ली थी। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बावजूद वह घाव पूरी तरह से भरा नहीं है। अब हाल के समय में वह आर्कटिक को लेकर टकरा रहे हैं। रूस नई शिपिंग रूट्स और संसाधनों पर नियंत्रण चाहता है, जबकि चीन अपने पोलर सिल्क रोड निवेशों के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने इतिहास के कारण रूस सतर्क है। वह चीन के साथ मिलकर काम करते हुए भी अपनी सुरक्षा बनाए रखता है। यह असहजता उनकी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर भी दिखती है, खासकर रूसी सुदूर पूर्व में। यहाँ चीनी व्यवसाय और श्रमिक एक कम आबादी वाले क्षेत्र में सक्रिय हैं। कुछ नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुतिन वहां ठिकाने, बंदरगाह बना रहे हैं और रूसियों को सुदूर पूर्व और आर्कटिक में बसने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक अतिरिक्त उपाय के रूप में रूस उन देशों के साथ भी संबंध बनाए रख रहा है जिनकी चीन से समस्याएं हैं, जैसे कि भारत। यहीं पर अमेरिका इस समीकरण में एक संभावित सहयोगी बन जाता है। अगर इन जमीनी विवादों के कारण कोई परेशानी शुरू होती है तो रूस चाहता है कि उसके पास ऐसे सहयोगी हों जो उसकी जमीन और ताकत की रक्षा करने में मदद कर सके। यह एक सावधानी भरा खेल है जिसमें आज की जरूरतों को उस भविष्य के साथ संतुलित करना है जहां रूस मजबूत और स्वतंत्र बना रहना चाहता है। यहां तक कि जब बात दुनिया को देखने के नजरिए की आती है तो रूस और चीन एक ही सोच पर नहीं है। रूस अपनी खुद की पहचान को लेकर बहुत गंभीर है, जिसमें उसकी ऑर्थोडॉक्स चर्च और एक महान शक्ति के रूप में उसका इतिहास शामिल है। चीन शो को चलाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां हर कोई उसकी अगुवाई माने। रूस का यूरेशियन यूनियन, जिसका मकसद मध्य एशिया को एकजुट करना है, चीन की $1 ट्रिलियन की बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के आगे फीका पड़ता जा रहा है। यह एक शांत प्रतिद्वंद्विता है और रूस चीन के विजन में जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। मॉस्को का सपना है कि वह खुद को ऊंचा साबित करे, शायद अपनी शर्तों पर वैश्विक नियमों को भी बदल दे। हालात और भी खराब हो गए हैं क्योंकि अब सैन्य ताकत में भी फर्क आ गया है। यूक्रेन युद्ध ने रूस की सेना को कमजोर कर दिया है, जो अब सिर्फ 300 जहाजों और पुरानी तकनीक तक सीमित रह गई है। चीन के पास 400 से ज्यादा नौसैनिक जहाज और अत्याधुनिक ड्रोन हैं, जिससे वह तेजी से आगे निकल रहा है। रूस लगभग 90% माइक्रोचिप्स चीन से खरीद रहा है, जिससे उसे निर्भरता महसूस हो रही है। मॉस्को में किसी को भी कमजोर खिलाड़ी बनना पसंद नहीं है, खासकर जब चीन एशिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। पुतिन का सपना सोवियत संघ के दिनों की ताकत और गर्व को वापस लाना है, न कि चीन का अनुसरण करना। यही अंतर अंदर ही अंदर तनाव को बढ़ाता है। अब उन चुनावी कारणों की बात करते हैं जो रूस को चीन से दूर होकर ट्रंप के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रूस को ऐसा जोखिम उठाने के लिए क्या लुभा सकता है? पहला कारण तो काफी स्पष्ट है। अगर ट्रंप उन सख्त प्रतिबंधों को थोड़ा भी ढीला करने का प्रस्ताव देते हैं तो यह रूस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उदाहरण के लिए रूसी बैंकों को फिर से दूसरे देशों के साथ काम करने देना या रूस को अपना तेल बेचने की अनुमति देना मॉस्को के लिए बहुत सारा पैसा ला सकता है। अमेरिका के साथ काम करना रूस को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि वे शायद अमेरिका का अनुसरण करेंगे। इस प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे रूस पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शांति के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। रूस दुनिया में बड़ा प्रभाव रखना चाहता है। इस समय यह संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर अपने समर्थन के लिए चीन पर निर्भर रहता है। चीन की वीटो शक्ति रूस को जवाबदेही से बचने में मदद करती है। इसके बावजूद इससे रूस को कमजोर साथी जैसा महसूस होता है, जो उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वह खुद को एक बड़ी शक्ति मानता है। अगर रूस ट्रंप के साथ मिल जाता है तो उसे विश्व वार्ताओं में ज्यादा सम्मान मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र या व्यापार बैठकों जैसी जगहों पर अमेरिका के पास बहुत ताकत है और साझेदारी रूस को विभिन्न मुद्दों पर ज्यादा बोलने का मौका दे सकती है।
अगर ट्रंप ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां चीन की ताकत कम हो तो रूस एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है और शायद दूसरे देशों की नजरों में भी बेहतर दिख सकता है। ऊर्जा रूस के लिए एक और बड़ा कारण है। उसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस बेचने पर निर्भर है और चीन बहुत खरीदता है, लेकिन वह दाम को लेकर बहुत चुस्त है। साल 2024 में रूस ने चीन को गैस लगभग 20% कम दाम पर बेची, जितना दूसरे देश चुकाते हैं। अब 2025 में रूस ने चीन को बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस पर छूट लगभग 40% तक बढ़ा दी है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, रूस चीन को गैस और तेल पर छूट देता रहता है क्योंकि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी ऊर्जा को बंद कर दिया, जिससे मॉस्को को नए खरीदार ढूंढने पड़े। चीन ने इसमें दखल दिया, लेकिन सारी सौदेबाजी की ताकत उसके पास थी। रूस की मजबूरी को जानते हुए चीन ने कम दामों की मांग की और मॉस्को के पास बहस करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। इसी के साथ रूस व्यापार के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है, इसलिए बीजिंग को खुश रखना उसकी प्राथमिकता है। अगर मॉस्को सौदे देने से इनकार करता है तो चीन कहीं और देखना शुरू कर सकता है और रूस अपने सबसे बड़े ग्राहक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। रूस की चीन पर निर्भरता इस वजह से भी बढ़ गई है कि पश्चिमी देशों ने एक वैश्विक मूल्य सीमा लगा दी है, जिससे रूस अपने तेल के लिए जितना चाहे उतना दाम नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि मॉस्को को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे चीन को छूट देना और भी जरूरी हो जाता है। आखिरकार रूस कोई उदारता नहीं दिखा रहा है, बल्कि वह वही कर रहा है जो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि अगर रूस अमेरिका के साथ काम करता है तो वह भारत या तुर्की जैसे अन्य स्थानों पर ज्यादा पैसे में बेच सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि देश ज्यादा ऊर्जा बेचें और वह अमेरिकी कंपनियों को रूस की मदद के लिए नए तेल पाइप बनाने या आर्कटिक जैसे ठंडे इलाकों में खुदाई करने के लिए भी भेज सकते हैं। इससे रूस को ज्यादा पैसा और नए खरीदार मिलेंगे, भले ही इसका मतलब चीन को कम बेचना हो। सुनने में तो ये अच्छा सौदा लगता है ना? तो आप देख सकते हैं रूस के पास ट्रंप की योजना के साथ चलने के लिए कुछ अच्छे कारण हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कहना मुश्किल है कि रूस के लिए जिंदगी बेहतर नहीं होगी, लेकिन इन सब के बावजूद चीन रूस संबंधों की मजबूती के खिलाफ तर्क देना भी मुश्किल है। हालांकि इससे पहले कि आप सोचें कि ये सब बिना किसी आधार के सिर्फ अटकलें हैं, आइए हाल ही में हुई कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बात करते हैं, जिनकी वजह से दुनिया हैरान रह गई और महसूस किया कि ट्रंप की योजना शायद पहले ही रंग ला रही है। शुरुआत के लिए रूस द्वारा चीनी फर्नीचर पार्ट्स पर 55% टैरिफ लगाना, जबकि यूरोप के लिए सिर्फ 10% है, यह ट्रंप की एंटी चीन रणनीति की ओर बदलाव का संकेत देता है। जब आप इसे रूस द्वारा चीन पर दबाव डालने के अन्य तरीकों के साथ जोड़ते हैं तो यह एक सोची समझी रणनीति लगने लगती है, जिसका मकसद चीन को नीचे गिराना है। तो इस स्थिति में असल में क्या हुआ? रूस की कस्टम सेवा ने खासकर व्लादिवोस्तोक बंदरगाह पर चीनी फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले स्लाइडिंग रेल कंपोनेंट्स को बेयरिंग टाइप्स के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया, जिससे टैरिफ 0 से बढ़कर 55.66% हो गया। व्लादिवोस्तोक कोई आम बंदरगाह नहीं है। यह रूस में चीन के फर्नीचर पार्ट्स के लगभग 90% आयात को संभालता है। तो यह बदलाव चीनी सप्लायर्स को कड़ी चोट पहुंचाता है। ये स्लाइडिंग रेल्स ड्रॉअर्स और कैबिनेट्स जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी हैं और अक्सर किचन यूनिट्स या ऑफिस डेस्क जैसे फर्नीचर के उत्पादन लागत का 20 से 30% हिस्सा बनाती हैं। यह सिर्फ कोई मामूली नीति में बदलाव नहीं है, यह एक बड़ा बदलाव है जो चीन के फर्नीचर बाजार को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि रूस खुद ये पुर्जे नहीं बनाता, आप सोचेंगे कि वे इन आयातों को सस्ता रखना चाहेंगे, खासकर चीन से। इस कदम को और भी खास बनाता है कि यूरोपीय सप्लायर्स को आसानी से छोड़ दिया गया है। जर्मनी या इटली जैसे देशों से आने वाले फर्नीचर फिटिंग्स पर सिर्फ लगभग 10% का शुल्क लगता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है और ऐसा नहीं है कि यूरोपीय सामान रूसी बाजार में चीन से मुकाबला करने के लिए भर रहे हैं। असल में जब से प्रतिबंध सख्त हुए हैं, यूरोपीय निर्यात रूस को सीमित हो गए हैं। तो अगर रूस का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है तो यूरोपीय देशों को तरजीह देना समझ में नहीं आता। अगर बात स्थानीय उत्पादकों की सुरक्षा की होती तो रूस ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि सभी पर शुल्क बढ़ा दिए होते। इसके बजाय ऐसा लगता है कि रूस चीन के निर्यात पर चोट करके और यूरोप को राहत देकर एक संदेश देना चाहता है। यह चयनात्मक तरीका दिखाता है कि रूस कोई बड़ा खेल खेल रहा है जिसमें वह वैश्विक व्यापार में पक्ष चुन रहा है। अब इस समय आप में से शायद सभी लोग उब रहे होंगे, सोच रहे होंगे, ओह सही है, फर्नीचर, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आइए बात करते हैं कि यह टेरी फर्नीचर से आगे क्यों मायने रखता है। चीन का फर्नीचर उद्योग रूस में एक बड़ा खिलाड़ी रहा है, खासकर जब से पश्चिमी ब्रांड जैसे कि आइकिया ने यूक्रेन संघर्ष के बाद वहां से अपना कारोबार समेट लिया। चीनी आपूर्तिकर्ताओं ने इस खाली जगह को भर दिया
कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक सब कुछ उपलब्ध कराया। यह शुल्क सिर्फ लागत नहीं बढ़ाता, बल्कि इस रिश्ते को भी खराब करने का खतरा पैदा करता है। यहाँ असली नुकसान चीनी निर्यातकों का हो रहा है, क्योंकि वे उस बाजार में अचानक एक बाधा का सामना कर रहे हैं जिसमें उन्होंने भारी निवेश किया है, और यह उन्हें रूस पर व्यापारिक साझेदार के रूप में अपनी निर्भरता पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। रूस के लिए यह कदम आर्थिक स्थिरता से ज्यादा भू राजनीतिक रणनीति को प्राथमिकता देता हुआ लगता है। चीन को निशाना बनाकर और यूरोप को छोड़कर रूस यह संकेत दे रहा है कि वह अपने गठबंधनों को बदलने के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। और यहीं पर ट्रंप का संबंध सामने आने लगता है। टैरिफ बढ़ाने का समय भी एक और संकेत है। यह 2024 के अंत में लागू हुआ, ठीक उसी समय जब ट्रंप पद संभालने की तैयारी कर रहे थे। रूस के नेता भोले नहीं हैं। वे जानते हैं कि ट्रंप की नीतियां बाइडेन से अलग हैं। उन्होंने देखा है कि ट्रंप रूस पर नरमी बरतने और चीन पर सख्ती करने के लिए तैयार रहते हैं। रूस के साथ बेहतर संबंधों की ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियां, खासकर ऊर्जा या चीन का मुकाबला करने जैसे मुद्दों पर मॉस्को में ध्यान आकर्षित कर चुकी हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद चीन के फर्नीचर पार्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर रूस यह संकेत दे रहा है कि वह उनकी आर्थिक नीतियों के साथ कदम मिलाने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक टैरिफ की बात नहीं है, यह अमेरिका को यह दिखाने की बात है कि रूस चीन को अलग थलग करने में एक साझेदार बन सकता है। अब आइए उन अन्य तरीकों पर बात करें जिनसे रूस चीन पर आर्थिक दबाव बना रहा है। फर्नीचर टैरिफ कोई अलग मामला नहीं है, यह उन कार्रवाइयों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जो चीनी व्यवसायों के लिए जीवन को कठिन बना देती है। एक स्पष्ट उदाहरण है रूस की अनिच्छा कि वह चीन के साथ उन्नत तकनीक या सैन्य जानकारी साझा करे। अपनी नो लिमिट्स साझेदारी के बावजूद रूस चीन को अत्याधुनिक हथियारों या ऊर्जा तकनीक जैसी चीजों तक पहुंच देने में सतर्क रहा है। चीनी विश्लेषकों ने इस बात पर ध्यान दिया है। कुछ का कहना है कि रूस खुशी खुशी चीन के निवेश और सामान लेता है, लेकिन जब पारस्परिक लाभ देने की बात आती है तो वह टाल मटोल करता है। उदाहरण के लिए रूस कुछ उच्च तकनीकी उपकरणों के निर्यात पर चीन के लिए सख्त नियंत्रण रखता है और इसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा बताता है, जबकि दोनों देशों को रणनीतिक सहयोगी माना जाता है। इससे एक असंतुलित संबंध बनता है जिसमें चीन ज्यादा योगदान दे रहा है, साथ ही रूस चीनी निवेशों की बढ़ती जांच भी कर रहा है। हाल के वर्षों में रूस ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी स्वामित्व पर अपने नियमों को कड़ा कर दिया है। हालांकि ये नियम व्यापक रूप से लागू होते हैं, लेकिन चीनी कंपनियों को रूसी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने या बड़े अनुबंध हासिल करने की कोशिश करते समय अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए 2024 में साइबेरियाई गैस परियोजना में निवेश करने के लिए एक चीनी बोली को रूसी नियामकों ने रोक दिया था, जिन्होंने अस्पष्ट सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था। इस तरह की रुकावट यह संदेश देती है कि चीन का पैसा अब पहले जितना स्वागत योग्य नहीं है, भले ही रूस पश्चिमी प्रतिबंधों की भरपाई के लिए चीनी व्यापार पर निर्भर है। इन कार्रवाइयों से यह साफ दिखता है कि रूस चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। इस बात के और भी सबूत हैं कि रूस ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक अहम संकेत है कि रूस ने चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचाने में मदद करने से इनकार कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि चीन रूस को बिचौलिया बना सकता है, सामान को रूसी बंदरगाहों के जरिए भेजकर उन पर मेड इन रूस का लेबल लगाकर अमेरिकी शुल्क से बच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रूसी सामान पर अमेरिकी टैरिफ, जो उत्पाद के हिसाब से 35% से 200% तक है, इस तरह की योजना को जोखिम भरी और महंगी बना देता है। रूस चीन के लिए इतना नुकसान उठाने को तैयार नहीं है, जो दिखाता है कि वह अपने कथित सहयोगी की मदद करने के बजाय अपने व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। यह ट्रंप की उस रणनीति के अनुरूप है जिसमें वे देशों पर चीन के साथ व्यापार कम करने का दबाव डालते हैं और रूस भी चीन को दूरी पर रखकर इसमें साथ दे रहा है। एक और सबूत है रूस का व्यापक व्यापारिक रुख बदलना। हालांकि चीन उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, रूस चुपचाप अन्य देशों के साथ, जिनमें कुछ यूरोप के भी हैं, प्रतिबंधों के बावजूद अपने संबंध फिर से बना रहा है। उदाहरण के लिए रूस ने हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों को ऊर्जा निर्यात जारी रखा, जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं लेकिन मॉस्को के साथ लेन देन करने के लिए अधिक खुले हैं। यूरोपीय फर्नीचर फिटिंग्स पर शुल्क कम रखकर रूस यूरोप के साथ व्यापार के लिए दरवाजा खुला छोड़ रहा है, भले ही वह चीन पर दबाव बना रहा हो। यह ट्रंप की उस सोच के अनुरूप है जिसमें चीन को बड़े बाजारों से अलग कर दिया जाता है, जबकि रूस और यूरोप के कुछ हिस्से जैसे अन्य खिलाड़ी खेल में बने रहते हैं। रूस इतना भूला नहीं है कि वह यह सोच ले कि वह पूरी तरह से चीन की जगह यूरोप को ले सकता है, लेकिन ये कदम दिखाते हैं कि वह अपने दाम सुरक्षित कर रहा है और नए अवसरों के लिए पश्चिम की ओर देख रहा है। रूस की इस साझेदारी को आर्थिक बाधाएं लगाकर जोखिम में डालने की इच्छा यह दर्शाती है कि उसे भरोसा है कि वह अन्य सहयोगी ढूंढ सकता है और अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में सबसे संभावित उम्मीदवार है। आखिरकार
ट्रंप यह दिखाते हैं कि अगर उनके लक्ष्य को फायदा होता है तो वह रूस के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, और रूस यह दांव लगा रहा है कि ट्रंप के साथ जुड़ना चीन के साथ बने रहने से ज्यादा फायदेमंद होगा। इस सब को जो जोड़ता है वह यह है कि रूस की गतिविधियां ट्रंप की चीन को अलग थलग करने की योजना में कैसे फिट होती है। ट्रंप सिर्फ टैरिफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वह चीन की आर्थिक पहुंच को सीमित करने के लिए देशों का एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों पर चीनी सामानों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन इसमें प्रगति धीमी रही है। हालांकि रूस ज्यादा तैयार दिखता है कार्रवाई करने के लिए। भले ही रूस के इरादे कुछ हद तक स्वार्थी हों, जैसे कि प्रतिबंधों में राहत पाना या अमेरिका से बेहतर व्यापार शर्तें हासिल करना, लेकिन नतीजा वही है, चीन को वैश्विक मंच पर और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह तथ्य कि ट्रंप पुतिन को खुश करने और उनके साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, यह दिखाता है कि ट्रंप को अपनी योजना की सफलता पर कितना भरोसा है। अब तक के उनके सबसे बड़े कदमों में से एक है यूक्रेन की स्थिति का इस्तेमाल पुतिन के साथ विश्वास बनाने के लिए करना। साल 2025 में वह शांति समझौते के लिए जोर दे रहे हैं और उन्होंने कुछ साहसिक फैसले लिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि अमेरिका रूस के क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण को स्वीकार कर सकता है, जो पिछले राष्ट्रपतियों से एक बहुत बड़ा बदलाव है। उन्होंने यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजना भी बंद कर दिया है और रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है। ये सिर्फ युद्ध समाप्त करने के बारे में नहीं है, ये पुतिन को संकेत है कि ट्रंप साथ मिलकर काम करने के लिए गंभीर हैं। रूस पर दबाव कम करके ट्रंप दिखा रहे हैं कि वे कुछ पाने के लिए कुछ देने को तैयार हैं। वह बस यही चाहते हैं कि रूस चीन से पीछे हट जाए। अब बात आती है चीन के अगले कदम की। अब तक चीन ने न तो टैरिफ लगाए हैं और न ही कोई बड़ा कदम उठाया है। यह हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बीजिंग आमतौर पर चुप रहने के लिए नहीं जाना जाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं। चीन शायद अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है, यह समझने की कोशिश कर रहा है कि बिना हालात और बिगाड़े कैसे जवाब दिया जाए। एक संभावना यह है कि वे रूसी तेल को निशाना बनाएं, जिसे चीन बड़ी मात्रा में खरीदता है। इस पर शुल्क लगाने से रूस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि चीन उनका सबसे बड़ा ग्राहक है। या वे तकनीक या मशीनरी के निर्यात को सीमित कर सकते हैं, जिनकी रूस को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जरूरत है। इन कदमों से एक संदेश जाएगा, लेकिन इससे बड़े व्यापारिक संघर्ष का खतरा भी होगा, और चीन अभी यह नहीं चाहता कि वह वहां तक जाए। इसके बजाय चीन खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे तरीके ढूंढ रहा है। एक बड़ी रणनीति नए बाजारों की तलाश करना है। अगर रूस फर्नीचर के पुर्जे बेचना मुश्किल बना रहा है, तो चीन दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे स्थानों की ओर रुख कर रहा है। ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं और चीन कई वर्षों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वहां संबंध बना रहा है। वे वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे आसियान देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा रहे हैं, जहां चीनी सामानों की मांग ज्यादा है। ये कदम चीन को रूस में हुए नुकसान की भरपाई करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की आगे रहने की योजना का एक और अहम हिस्सा है। यह सिर्फ चीजें बनाने के बारे में नहीं है, यह व्यापार मार्ग और साझेदारियां बनाने के बारे में है, जिससे चीन किसी एक देश जैसे रूस पर कम निर्भर रहे। साल 2025 में चीन ने लैटिन अमेरिका में भी नए समझौते किए हैं, जैसे ब्राजील और पेरू में बंदरगाह परियोजनाएं। इन निवेशों का मतलब है कि चीनी कंपनियां ज्यादा सामान बेच सकती हैं, भले ही रूस का बाजार छोटा हो जाए। यह टैरिफ से उबरने का एक समझदारी भरा तरीका है, जो दिखाता है कि चीन अपनी वैश्विक कोशिश को एक झटके से रुकने नहीं देगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। इन परियोजनाओं में समय और पैसा दोनों लगता है, और चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध जैसी दूसरी चुनौतियों से जूझ रही है। ठीक है, तो ये सब बातें कहने के बाद आइए जानते हैं कि ट्रंप का रूस के साथ मिलकर चीन को वैश्विक मंच से बाहर करने का प्लान आखिर क्यों शायद काम न कर पाए। आखिरकार यह उल्टा किसिंजर रणनीति अभूतपूर्व है, और कई विश्लेषक ट्रंप की योजना को हकीकत से ज्यादा एक ख्वाहिशी सोच मानते हैं। सबसे पहली बात, रूस और चीन आर्थिक रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका व्यापार बहुत बड़ा है, हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। अगर रूस चीन से मुंह मोड़ लेता तो ये उसके लिए अपनी ही ऑक्सीजन काटने जैसा होता। अमेरिका कुछ आर्थिक फायदे जरूर दे सकता है, लेकिन उन्हें चीन जितना बड़ा होना पड़ेगा, तभी वो उसकी बराबरी कर पाएंगे, और तब भी रूस बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा होगा। ये समझाना बहुत मुश्किल है। साथ ही उस व्यापार की वजह से चीन के पास रूस पर बहुत ताकत है। कल्पना कीजिए कि बटुआ चीन के पास है। वे रूस के सबसे बड़े ग्राहक और आपूर्तिकर्ता हैं, इसलिए वे अपनी शर्तें चला सकते हैं। अगर रूस कभी अमेरिका का साथ देने के बारे में सोचता है जिससे चीन को नुकसान हो, तो बीजिंग व्यापार कम कर सकता है या दाम बढ़ा सकता है, और रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। चीन यह बात जानता है।
और वे रूस को काबू में रखने के लिए इस दबाव का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन चलिए अब पैसों की बातों से आगे बढ़ते हैं। YouTube ने अभी अभी एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को रोजाना 64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी वजह से आप अपने होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से भी कम व्यूज होते हैं, जैसे कि ये वाला। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को चैनल शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या इस तरह का फेसलेस YouTube चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अब बिल्कुल सही समय है। ठीक है, चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। रूस और चीन सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, उनका एक बड़ा सपना है कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए। दोनों देश अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देना चाहते हैं, जिन्हें वे मानते हैं कि बहुत लंबे समय से सब कुछ चला रहे हैं। उन्होंने ब्रिक्स जैसे समूह और एक अन्य, जिसे शंघाई सहयोग संगठन कहा जाता है, बनाए हैं ताकि पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। ये सिर्फ बैठकें नहीं हैं, बल्कि एक गहरे संबंध का संकेत है। एक साझा लक्ष्य है, ऐसी दुनिया बनाना जहां अब अमेरिका फैसले नहीं ले रहा हो। इस तरह की एकता को वॉशिंगटन से कुछ वादों से तोड़ना मुश्किल है। अब बात करते हैं भरोसे की, या यूं कहें कि उसकी कमी की। रूस को यकीन नहीं है कि अमेरिका अपनी बात पर कायम रहेगा। सोचिए जरा, अमेरिका का इतिहास है अपनी बात बदलने का, खासकर जब नया राष्ट्रपति आता है। उसकी तुलना में चीन को देखें, जिसे वे एक स्थिर साझेदार के रूप में देखते हैं। वे हमेशा लंबे समय के लिए साथ रहते हैं। जब बीजिंग में उनका एक भरोसेमंद दोस्त है, तो रूस क्यों किसी ऐसे अमेरिकी समझौते पर दांव लगाएगा जो कुछ सालों में टूट सकता है। साथ ही आइए सोचें कि रूस को अपने पक्ष में करने के लिए ट्रंप को क्या छोड़ना पड़ेगा। वो शायद प्रतिबंधों में डील देने या यूक्रेन के लिए समर्थन वापस लेने की पेशकश कर सकते हैं। रूस के लिए यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक जोखिम भरा कदम है। ऐसा करने से अमेरिका के सहयोगी, जैसे कि नेटो में हैं, वाकई बहुत बेचैन हो सकते हैं। हो सकता है कि वे ये सोचने लगें कि क्या अमेरिका उनके साथ है और इससे पूरा गठबंधन कमजोर हो सकता है। और भी बुरा ये हो सकता है कि इससे पुतिन और भी साहसी महसूस कर सकते हैं, ये सोचकर कि वे पूर्वी यूरोप जैसे इलाकों में और आगे बढ़ सकते हैं। एक अजीब तरीके से रूस और चीन को अलग करने की कोशिश उनके साझेदारी को और मजबूत बना सकती है, अगर अमेरिका ऐसा लगे कि वह विश्व मंच से पीछे हट रहा है। फिर इसका एक व्यक्तिगत पहलू भी है। पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग पिछले दशक या उससे भी कम समय में 40 से अधिक बार मिल चुके हैं। और ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, ये एक असली रिश्ता है। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इसमें शंघाई सहयोग संगठन जैसे समूहों के माध्यम से किए गए सभी संयुक्त सैन्य अभ्यास और समझौतों को जोड़ दें तो आपके पास एक ऐसी साझेदारी है जो दोनों देशों के काम करने के तरीके में गहराई से जुड़ी हुई है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ एक शानदार डिनर या ट्रंप के साइन किए हुए समझौते से बदल सकते हैं। रूस के नजरिए से देखें तो चीन के साथ बने रहना काफी समझदारी भरा है। उन्हें इस रिश्ते से बहुत फायदा मिलता है। चीन संयुक्त राष्ट्र में उनका समर्थन करता है, उन्हें प्रतिबंधों से बचने में मदद करता है और उन्हें उन बाजारों तक पहुंच देता है जिनसे पश्चिमी देशों ने उन्हें बाहर कर दिया है। अमेरिका इससे बेहतर क्या पेशकश कर सकता है? G7 में फिर से जगह, बिल्कुल वो अच्छा है, लेकिन यह उस स्थिर समर्थन से तुलना नहीं कर सकता जो चीन देता है, खासकर जब रूस जानता है कि अमेरिका आगे चलकर अपना रुख बदल सकता है। यहाँ एक और बाधा है, खुद अमेरिका शायद ट्रंप को यह करने नहीं देगा। अमेरिका में बहुत सारे लोग, राजनेता, वोटर, आप जिसे भी लें, रूस को बुरा मानते हैं, खासकर यूक्रेन के बाद। अगर ट्रंप पुतिन को बड़ी रियायतें देना शुरू करते हैं तो इसका काफी विरोध होगा। कांग्रेस उन्हें रोक सकती है, जनता नाराज हो सकती है। इससे ट्रंप के लिए रूस को लुभाने के लिए कोई बड़ी चीज का वादा करना मुश्किल हो जाता है। और अगर वह ऐसा करते भी हैं तो रूस को शायद यकीन न हो कि वह उसे पूरा कर पाएंगे। ये काफी अजीब स्थिति है ना? रूस और चीन एक बड़ी तस्वीर भी देखते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका अपनी पकड़ खो रहा है। वे अमेरिकी राजनीतिक माहौल, उसका कर्ज, उसकी विदेशों में परेशानियों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि भविष्य उनका है। रूस उस देश के साथ क्यों जाएगा जिसे वे गिरता हुआ देख रहे हैं, जब उनके पास चीन जैसा साझेदार है जो तेजी से उभर रहा है। यह ऐसा है जैसे कोई डूबती नाव को चुन ले जबकि दूसरी नाव मजबूती से चल रही हो। एक और बात सोचने वाली है कि रूस चालाकी से खेल सकता है। यहाँ तक कि अगर वे ट्रंप से बात करें और उनकी कुछ पेशकशें स्वीकार भी कर लें तो भी वे चीन के साथ अपनी साझेदारी को बरकरार रख सकते हैं। उन्हें अमेरिकी रियायतों का फायदा मिल जाएगा, जैसे कि हल्की पाबंदियां बिना चीन से रिश्ता तोड़े। ये रूस के लिए फायदेमंद है, लेकिन इससे अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आता क्योंकि चीन अभी भी खेल में है। रूस और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। दोनों देशों को लगता है कि पश्चिमी देशों ने उन्हें सदियों से दबाया है और वे इसके खिलाफ खड़े होने की कहानियां साझा करते हैं।
उनके पास एक्सचेंज प्रोग्राम है, मीडिया डील्स हैं और हर तरह के तरीके हैं जिनसे वे ऐसे संबंध बना रहे हैं जो सिर्फ पैसे या सैन्य मामलों से आगे जाते हैं। यह एक ऐसी दोस्ती की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं और आप उन जड़ों को किसी त्वरित सौदे से बस यूं ही नहीं उखाड़ सकते। और आखिर में समय की समस्या है। ट्रंप के पास 4 साल की घड़ी है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में है। वो जो भी वादा करें वो सिर्फ अगला चुनाव होने तक ही मान्य है। लेकिन रूस और चीन दशकों आगे की सोच रहे हैं। उनके पास ऐसे योजनाएं हैं जो किसी भी एक अमेरिकी प्रशासन से कहीं आगे तक जाती हैं। रूस चीन के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को क्यों जोखिम में डालेगा, सिर्फ अमेरिका के साथ एक अल्पकालिक समझौते के लिए जो शायद टिक भी न पाए। ये तो ऐसे है जैसे कोई जल्दी में नाश्ता चुन ले और पूरा खाना छोड़ दे। तो जब आप ये सब जोड़कर देखते हैं तो ट्रंप की रूस का इस्तेमाल करके चीन को अलग थलग करने की योजना टिकती नहीं है। व्यापक व्यापारिक संबंधों और चीन की आर्थिक पकड़ से लेकर उनके साझा सपनों और गहरे विश्वास तक रूस और चीन एक मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये उल्टा किसिंजर वाला विचार। ये काफी मुश्किल है। इसके बावजूद ट्रंप निश्चित रूप से कोशिश करते रहेंगे। उनके लिए ये एक छाप छोड़ने का मौका है। अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जा सकता है जिसने वैश्विक गठबंधनों को नया रूप दिया। उनके समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। ये साबित करेगा कि वो एक ऐसे डील मेकर हैं जिन्होंने 2 बड़ी ताकतों को मात दी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर ये उल्टा पड़ गया तो इससे नई तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। रूस और चीन के बीच व्यापार युद्ध से वैश्विक बाजारों को नुकसान पहुंचेगा, जिससे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर पुतिन को ट्रंप के वादों से धोखा महसूस होता है तो वे चीन के साथ और भी गहरा गठबंधन कर सकते हैं, जिससे उनकी साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। ऐसा होने पर अमेरिका को और भी कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की विरासत इस बात पर टिकी है कि क्या वे इस योजना को पटरी पर रख सकते हैं बिना दुनिया को अराजकता में धकेले। यह निश्चित रूप से आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह एक उच्च जोखिम, उच्च इनाम वाली योजना है। हालांकि जो स्पष्ट है वह यह है कि इस योजना में सफल होने की संभावना है। शुरुआत में यह जितना पागलपन भरा लगता है, इसमें उतनी ही संभावना है। और थोड़ी किस्मत के साथ ट्रंप इसे कर सकते हैं और दुनिया को चौंका सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।